नमस्कार एवरीवन, उत्कर्ष श्रीवास्तव दिस साइड एंड आज इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं और खत्म भी करने वाले हैं हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पद परिचय को। सबसे ज़्यादा डिमांड में थी ये वीडियो, तो मैंने सोचा इस पर बढ़िया समय लेके बढ़िया प्यारे तरीके से समझाया जाए ताकि जो इस वीडियो देख के वो एक ही बार में समझ जाए। तो शुरू करते हैं पद परिचय को। पद क्या होता है? हर वाक्य के अंदर हर एक शब्द को हम पद बोलते हैं। जैसे राम पत्र पढ़ता है, राम एक पद है, पत्र एक पद है, पढ़ता एक पद है। और इन्हीं पदों को जब हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो पद है वो संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है या क्या है, इसको हम बोलते हैं पद परिचय कराना। और इसी के बारे में हमको पढ़ना है। दो प्रकार के पद होते हैं, दो प्रकार के शब्द होते हैं जो वाक्य में आते हैं। एक होते हैं विकारी, एक होते हैं अविकारी। विकारी पद वो होते हैं जिनके अंदर चेंजेस आ सके। जैसे मान लो मैंने बोला एक लड़का है, अब अगर बहुत सारे लड़के हो गए तो मैंने क्या बोल दिया? लड़का को लड़के बोल दिया। या एक लड़की है, अभी तो एक है तो मैंने लड़की बोला। बहुत सारे हो गए तो मैंने लड़कियां बोल दिया। तो इसमें क्या हुआ? चेंज आ गया ऑन द बेसिस ऑफ लिंग या ऑन द बेसिस ऑफ जेंड, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। इसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो वो शब्द जिनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं उनको हम विकारी शब्द बोलते हैं। और जिनके अंदर चेंजेस नहीं आते, जैसे मैंने बोला लड़का तेज दौड़ रहा है या लड़का धीरे धीरे दौड़ रहा है, तो धीरे धीरे तो धीरे धीरे रहेगा, चाहे लड़की दौड़े चाहे लड़का दौड़े। लड़की धीरे धीरे दौड़ रही है, लड़का धीरे धीरे दौड़ रहा है, तो धीरे 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 ही रहने वाला है। कुत्ता धीरे धीरे दौड़ रहा है, जानवर धीरे धीरे दौड़ रहा है, धीरे 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 रहेगा। तो वो शब्द जिनमें चेंजेस आ जाते हैं लिंग की वजह से, वचन की वजह से, या या किसी भी चीज़ की वजह से, मान लो एक्स वाई जेड, किसी भी चीज़ की वजह से जिनके अंदर चेंज आ जाए वो विकारी है। और जिनके अंदर चेंज ना आए, सिंपल सी भाषा में, वो अविकारी शब्द है। ठीक है। जो विकारी शब्द होते हैं उनमें कुछ हमें टाइप पढ़ने पड़ेंगे, जैसे संज्ञा सर्वनाम, ये पढ़ना पड़ेगा। इसकी बेसिक नॉलेज मैं तुमको इस वीडियो में दे दूंगा ताकि जब हम पद परिचय पर आएंगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या करते हैं पद परिचय में। और एक्चुअल में बोलूँ ना, तो जो मैं इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली समझते जाओ। एंड में तुमको समझ आ जाएगा कि कैसे पद परिचय क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। भले ही तुम्हें कम नॉलेज हो, फिर भी तुम एक्यूरेट आंसर दे पाओगे पद परिचय में। थोड़ी हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं ग्रामर की, दैट इज संज्ञा क्या होती है। संज्ञा क्या होती है सबको पता है यार, कोई भी नाम है वो एक संज्ञा है। ठीक है। पहले चलती थी ये डेफिनेशन कि किसी प्राणी, व्यक्ति, पशु, स्थान। आज के समय पे हर एक नाम एक संज्ञा है। ठीक है। संज्ञा को तीन पार्ट्स में हम बांट देते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब हम एक पर्टिकुलर इंसान के नाम के बारे में या किसी पर्टिकुलर जगह के नाम के बारे में बात करते हैं, यानी जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे राम हो गया, गंगा हो गया, पटना हो गया। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जब हम किसी समूह के बारे में, ग्रुप के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने वो लड़का, तो अब लड़का में तुम भी आओगे, मैं भी आऊँगा, यानी जो जो लड़के हैं वो सब आएंगे। तो इसमें लड़का क्या है? हमारा एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। जाति क्या करती है? हमारी रियल लाइफ में जाति यानी कास्ट होती है, कास्ट के अंदर छोटी छोटी सब कास्ट आ जाती हैं। ऐसे ही यहाँ पे होता है, हम एक जाति में एक समूह होता है, उसको हम नाम लेते हैं। जैसे मैंने बोला नदी, नदी से क्या हुआ? नदी में सारी नदी आ गई, तो एक कलेक्शन ऑफ नदी हो गया, तो नदी हमारा जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में इमोशंस आ जाता है। जैसे आप मेरा सम्मान करते हो, तो सम्मान क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। मैं आपका सम्मान करता हूँ, या आपकी बोली में बहुत मिठास है, तो मिठास क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञा है। क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में भावनाएं आती हैं। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की। मुंशी प्रेमचंद एक नाम है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि पर्टिकुलर इंसान का नाम है। दीपक बाजार जा रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी बहती है, नदी क्या है? एक कलेक्शन है नदियों का। नदी बहती है में बहुत सारी नदी होती हैं, अलग अलग नदियों के नाम होते हैं, तो ये क्या है? एक समूह है, एक पूरा कलेक्शन है, तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा। मैंने बोला पुस्तक रखी हुई है, तो पुस्तक क्या होगी? पुस्तक हमारी जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं ये बोल लूँ कि क्षितिज पुस्तक रखी हुई है, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर नाम ले दिया पुस्तक का। लेकिन अगर मैं खाली बोलूँ पुस्तक रखी हुई है, तो वो क्या है? हमारी हमारी जातिवाचक संज्ञा। सर्वनाम पर आ जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम होते हैं। अगर मैंने आपको गाय पर एक निबंध लिखने दिया, तो आप क्या लिखोगे? गाय के चार पैर होते हैं। अगली लाइन में आप क्या लिखोगे? उसकी दो आंखें होती हैं, यानी गाय की जगह पर आप उसकी शब्द को यूज करोगे। तो ऐसे शब्द जिनको हम संज्ञा की जगह पर यूज करते हैं वो हमारे सर्वनाम होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, वैसे वो भी मैं बताऊंगा, और वैसे भी इनके अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर हम एक एक करके सभी प्रकार के बारे में पढ़ने जाएंगे, बड़ा सिंपल सा है, आपको सिर्फ समझते जाना है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। जैसे मैंने पढ़ा ना, इतनी फ्लो में समझा दूंगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों को हम यूज करते हैं इंसान के नाम के बदले, किसी भी पुरुष या स्त्री के नाम के बदले जिन सर्वनाम को यूज कर रहे हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं, हम, तुम, तुम्हारा, आपका, ये सब। यू, सॉरी यू तो इंग्लिश में चलेगा अब, ठीक है। ये सब क्या है? हमारे पुरुषवाचक। ये तीन टाइप के होते हैं। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये कौन होता है? मैं बोल रहा हूँ, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, उत्तम पुरुष। जो सुनता है वो मध्य पुरुष होता है, यानी सेकंड पुरुष। और जिसके बारे में बात हो रही है, मान लो हम दो लोग मिलकर राम के बारे में बात करें, तो राम हमारा थर्ड पर्सन हो गया। अब इसको बहुत ही सिंपल तरीके से देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अपने लिए मैं कौन कौन से शब्द यूज करता हूँ? मैं, हम, मेरा, हमने, मुझे, हम, मुझको। ये सब मेरे उत्तम पुरुष में आएंगे। तुम्हें बुलाने के लिए मैं कौन कौन से शब्द यूज करूंगा? तू, तुम, आपने, आपकी। ये सब हमारे सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष में आएंगे। और किसी तीसरे को बताने के लिए, किसी तीसरे की तरफ इशारा
इशारा करने के लिए मैं क्या बोलूँगा, उनको देखो यार वो लोग कैसे हैं, ऐसी चीज़ें बोलूँगा तो उनको, वो, ये सब क्या हो गए हमारे, ये सब हमारे थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम समझ गए। फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों को यूज़ किया जाता है किसी निश्चित चीज़ को बताने के लिए कि ये मेरी है, या इसकी दूरी बताने के लिए। जैसे मान लो मैंने बोल दिया ये मेरा है, तो यहाँ पे यह का इस्तेमाल मैंने किया बताने के लिए, एक चीज़ को स्टैब्लिश करने के लिए कि यह मेरा है। निश्चय का मतलब होता है डेफिनेट। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम यूज़ करते हैं किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु की उचित दूरी या ओनरशिप बताने के लिए। सिंपल सी बात है, यह मेरा है, यह पुस्तक मेरी है, ये मेरे हथियार है। तो यहाँ पर मैं डेफिनेट एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ, यह है, जो ये कह रहा है कि ये मेरा है। तो निश्चय का मतलब डेफिनेट। और अनिश्चय में अब मैं बोल दूँ पता नहीं कौन रख के छोड़ गया, ये कौन रख के छोड़ गया, ये पता नहीं किसका है। तो इसमें जो जो शब्द आ रहे हैं कि पता नहीं किसका है, पता नहीं कौन रख के छोड़ गया, ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है कि किसका है, किसकी वस्तु है, किसका किसका व्यक्ति है, ये सब कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर प्रॉपर एक संकेत कराने के लिए, प्रॉपर एक स्पेसिफिक संकेत देने के लिए। और अनिश्चयवाचक को हम यूज़ करते हैं जब हम संकेत तो देते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो संकेत में क्या संकेत है, कोई निश्चित वस्तु की ओर हम इशारा नहीं कर पाते। संबंधवाचक को हम यूज़ करते हैं संबंध बताने के लिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सोवेगा सो खावेगा, जो सोवेगा सो खावेगा नहीं, जो सोवेगा सो खोवेगा। तो इनमें जो सो हो गया, जिसकी उसकी हो गया, ये सब क्या है, संबंध बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये बड़े आसान है, तो इनको यूज़ करते हैं हम प्रश्न पूछने के लिए। जैसे कौन आया था, तो कौन हमारा प्रश्नवाचक है। वह क्या कर रहा था, तो क्या हमारा प्रश्नवाचक है। सर्वनाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पुरुषवाचक, हमेशा याद रखो। पुरुषवाचक सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 3 टाइप आ जाते हैं हमारे, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उत्तम में मैंने जो बोल रहा है, मध्य यानी जो सुन रहा है, और अन्य यानी जिसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कोई नहीं है यहाँ पे, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ उन सब चीज़ों पे। फिर आते हैं विशेषण। विशेषण का एक बेसिक नॉलेज दे दूँ, किसी भी चीज़ की जब आप विशेषता बताते हो तो वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। मान लो ये एक डिब्बा है, ठीक है, मान लो ये एक डिब्बा है, मैंने बोला एक काला डिब्बा है, तो काला होना इसकी विशेषण है, तो काला क्या होगा, इसके विशेषण। काला को हम बोलेंगे विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण बोलते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। ठीक है, जैसे मान लो इसकी विशेषता बताई जा रही है कि ये काला है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेष कहलाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। जितने जल्दी बोला उतनी जल्दी समझा भी दूंगा। गुणवाचक में क्या करते हैं, हम क्वालिटी बताते हैं। क्वालिटी जैसे मैंने बोला ये काला है, ये पीला है, ये नीला है, ये मोटा है, ये पतला है, ये सब क्या होती है, क्वालिटीज़ होती हैं। तो गुणवाचक विशेषण में हम क्या करते हैं, गुण बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, जैसे नीली गाय, ठंडा पानी। संख्यावाचक विशेषण में हम क्या करते हैं, संख्यावाचक विशेषण में हम संख्या भी जोड़ देते हैं। अभी मैंने बोला था कि नीली गाय, अब मैंने बोल दिया 4 नीली गाय, तो इसमें 4 जो शब्द है वो क्या हुआ, हमारा संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है गाय की कि कितनी 4 है, कितनी है गाय, 4। तो 4 नीली गाय में 4 हमारा क्या हो जाता है, संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण में संख्या आ जाए वो संख्यावाचक हो जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, इनको आपको पढ़ना नहीं है, बट फिर भी मैं एक आइडिया दे देता हूँ। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। निश्चय मतलब फिक्स, जहाँ पर नंबर फिक्स हो, जैसे 4 नीली गाय, तो ये निश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा। और मैंने बोला कुछ नीली गाय, तो ये अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। सिंपल, खाली आप संख्यावाचक विशेषण याद रखो जिनमें पहले संख्या आ जाए। परिमाणवाचक यानी क्वांटिटी। मैंने बोला था घी, मैंने खाली बोल दिया घी, तो घी अभी एक संज्ञा है, फिर मैंने बोल दिया 4 किलो घी, तो 4 किलो घी क्या हो गया, 4 किलो। ये क्या बताता है, क्वांटिटी। तो एक तरीके से ये विशेषता बता रहा है कि घी कितना है, 4 किलो। ऐसे विशेषण जो क्वांटिटी बताए उनको क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक, क्योंकि परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी। ठीक है, सिंपल है। और सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, ऐसे विशेषण जिनको, नॉट ऐसे विशेषण, कई सारे ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनको हम एज अ विशेषता यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मान लो ये डिब्बा था, मैंने बोल दिया मेरा डिब्बा, मेरी पुस्तक, तो ये मेरी क्या, मेरा क्या कर रहा है, मेरी क्या कर रही है, विशेषता बता रही है कि ये पुस्तक किसकी है भाई, मेरी है। तो कई सारे ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनको ऐसा विशेषण यूज़ किया जाता है, जो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे ना एग्जाम्पल के साथ, बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे आपको चीज़ें। लिटरली लिख के दे रहा हूँ मैं ये चीज़, बड़े आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, जिन सर्वनामों को हम ऐसा विशेषण यूज़ करते हैं, जैसे वह पुस्तक, उसका कमरा। उसका कमरा क्या है, अब कमरे की विशेषता में मैंने उसका जोड़ दिया, तो यहाँ पे उसका क्या हो गया, एक तरीके से विशेषता हो। ठीक है, देन क्रिया। क्रिया यानी कार्य होना। कहीं पर जब कार्य हो रहा होता है तो हम कहते हैं वहाँ पे, उसको हम सिंपली क्रिया बोल देते हैं। ठीक है, क्रिया हो रही है। क्रिया के लिए समय का पता होना बहुत ज़रूरी है। समय का इन द सेंस कि किस समय में क्रिया हो रही है, यानी प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में हुई थी, या फ्यूचर में होगी। तो अगर प्रेजेंट में हो रही है तो हम बोलते हैं, मान लो प्रेजेंट में पढ़ रहा हूँ,
अगर पास्ट में हुआ था यानी भूतकाल था तो बोलते थे पड़ा था, और फ्यूचर का तो हम बोलेंगे पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो 3 काल होते हैं बेसिकली, समय के आधार पर 3 काल होते हैं, भूतकाल यानी पास्ट, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट, और भविष्य काल यानी फ्यूचर। ठीक है, क्रिया 2 तरीके की होती है, अकर्मक सकर्मक। ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट देता है, मैं बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा आपको। अकर्मक और सकर्मक में सिंपल सा अंतर ये होता है, सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिनमें कर्म होता है, और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। इससे भी आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। एक और सिंपल ट्रिक बताता हूँ, कोई भी क्रिया आपको मिलती है उसके आगे आप दो शब्द लगाकर देखो। जैसे मान लो आपके सामने कोई क्रिया आई, पी रहा है, तो पी रहा है के आगे आप क्या लगा कर देखो, क्या पी रहा है, या किसको लगा कर देखो, किसको पी रहा है। अगर इन दोनों में से एक भी सवाल सही सा लगता है, इसका मतलब यहाँ सकर्मक क्रिया है। अब वहीं पर अगर मैं दूसरा सेंटेंस उठाऊँ, रो रहा है, तो इसके आगे मैं क्या लगाऊँ, क्या रो रहा है, किसको रो रहा है, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनता। तो जब आप किसी क्रिया के आगे क्या या किसको लगाकर देखोगे, और अगर एक मीनिंगफुल सवाल बन रहा है, इसका मतलब वहाँ सकर्मक क्रिया है, और मीनिंगफुल सवाल नहीं बन रहा है यानी वहाँ अकर्मक क्रिया है। सिंपल है। अगर मैं बोलूँ एक क्रिया है मिले, तो अगर इसके आगे मैं बोलूँ सकर्मक है या अकर्मक, तो आप क्या करोगे, क्या लगा कर देखोगे या किसको लगा कर देखो। क्या मिले, चलो ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। किसको मिले, ये मीनिंगफुल सेंटेंस है, यानी यह सकर्मक क्रिया है। वहीं पर अब अभी मैं बोलूँ गए, गए क्रिया है, क्या गए, कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। किसको गए, कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, यानी ये अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक और सकर्मक में सिंपल सा अंतर ये होता है। उसके बाद आते हैं वचन पे। वचन यानी नंबर्स, जहाँ पर से हमें ये पता चलता है कितने नंबर में कोई वस्तु या किसी व्यक्ति प्रेजेंट है। एक है तो एक वचन बोलते हैं, जैसे कि किताब हो गया, मेज हो गया। और बहुवचन है तो क्या होते हैं, एक से ज़्यादा संख्या में होते हैं या दो से ज़्यादा संख्या में होता है। लड़का, लड़का जो है वो एक वचन है, लड़के हो गया तो बहुवचन हो गया। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम हमेशा एक वचन मानते हैं, जैसे माल हो गया, जनता हो गया, सामान हो गया, सोना हो गया। इन सबको हमेशा एक वचन में यूज़ करेंगे। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पैदाइशी बहुवचन में होते हैं। ठीक है, इनका आपको शायद से यूज़ नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता पद परिचय में आगे यूज़ आएगा, क्योंकि हम वचन, लिंग, ये सब बड़े अच्छे तरीके से एक अलग तरीके से समझ जाएंगे, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हमेशा बहुवचन में यूज़ करते हैं, जैसे बाल है। आप नहीं बोलते हो बालों को कटवाने जा रहा हूँ, बाल कटवाने जा रहे हो। ठीक है, तो आंसू, आप नहीं बोलते हो आंसुएं आ रहे हैं, आप बोलते हो आंसू आ रहे हैं। ठीक है, जबकि बहुत आ रहे होते हैं। आप ये नहीं बोलते हो प्राणों, लोगों के प्राणों की बात है, आप बोलते हो लोगों के प्राण की बात है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे लिंग। लिंग से हमें पता चलता है कोई भी व्यक्ति या वस्तु पुरुष है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसमें हम कैसे पता करते हैं, जनरली लिंग को पता करने के लिए हम क्रिया देखते हैं। क्रिया कैसे देखते हैं, मान लो मैंने बोला मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो अब अगर मैंने आपको बोला पुस्तक की क्रिया क्या हो, पुस्तक का लिंग क्या होना चाहिए इस केस में, तो आप बोलोगे पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। अगर मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। यानी लिंग बहुत हद तक क्रिया पर डिपेंड करती है। एक बहुत पहले जोक चलता था, बहुत पहले के समय में एक जोक चलता था कि कैसे पता करें बकरा है या बकरी, उसको पत्थर मारो, अगर वो दौड़ा तो बकरा, अगर वो दौड़ी तो बकरी। ये भी उसी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो लिंग जो है वो क्रिया पर डिपेंड करेगी, तभी जाकर आप लिंग पहचान पाओगे। अब कारक और समझ लेते हैं। कारक, एक बच्चे ने कमेंट किया था, उसको कारक में बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो कारक को हम बड़े डिटेल में बड़े प्यारे तरीके से समझेंगे। कारक का अर्थ होता है करने वाला। ठीक है, और कारक होता क्या है, किसी भी वाक्य के अंदर क्रिया के अलावा जितने भी शब्द हैं उन सबको हम कारक बोलते हैं, वो सब कारक होते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला राम खाना खाता है, तो यहाँ पे क्रिया है खाता है। अब इसके अलावा जितने भी शब्द हैं, राम, खाना, ये सब हमारे कारक कहलाएंगे। और कारक अलग अलग प्रकार के होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक। आपको सब याद नहीं करने, ट्रिक बता दूंगा आपको सिंपल सी। कर्ता कारक का क्या मतलब है, एक बार समझ लो। कर्ता कारक मतलब जो कार्य कर रहा है, और कर्म कारक का मतलब जिस पर कार्य हो रहा है। यानी कि अगर मैंने बोला सीता ने गेंद को उठाया, सीता ने गेंद को उठाया, तो कार्य कौन कर रहा है, सीता। तो सीता क्या है, हमारी कर्ता कारक है। और किस पर कार्य हो रहा है, गेंद पर कार्य हो रहा है, तो गेंद हमारी कर्म कारक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कर्ण कारक क्या होता है, कर्ण कारक होता है जिससे कार्य किया जाए। यानी मैंने बोला मैंने पेन से लिखा, तो पेन की मदद से लिखा ना, तो पेन क्या है, हमारा कर्ण कारक है। संप्रदान कारक क्या होता है, जिसके लिए कार्य किया जाए, जिसके लिए कार्य किया जाए। मैंने भाई को उपहार दिया, तो मैंने भाई के लिए कार्य किया, तो भाई हमारा क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। अपादान कारक क्या होता है, जहाँ पर वस्तु अलग हो, जहाँ पर वस्तु अलग हो जाए, अलग हो, यानी कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, अलगाव आ गया, अलग आ गया, तो यहाँ पर अपादान कारक है। संबंध कारक में क्या करते हैं, हम किसी वस्तु का किसी और से संबंध दिखाते हैं। जैसे कि राम की किताब खो गई, तो राम और किताब के बीच में हमने संबंध दिखाया की मदद से। ठीक है, किसकी किताब थी, राम की किताब थी। मेरा पेन उत्कर्ष का पेन खो गया, तो यहाँ पे का की मदद से मैंने क्या दिखाया, उत्कर्ष और पेन के बीच में संबंध दिखाया। आपका मोबाइल चल नहीं रहा, तो आपका की मदद से मैंने क्या किया, आप और का, यहाँ पे का की मदद से मैंने क्या किया, एक संबंध दिखाया। तो संबंध कारक में क्या होता है, हम दो वस्तुओं के बीच में संबंध दिखाते हैं। अब तो मुझे लग रहा है बहुत आसान हो गया।
अधिकरण कारक जिसमें कोई कार्य होता है, इसको आप इग्नोर करो, ये आपके पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली नीचे के ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अधिकरण कारक फिर भी मैं बता देता हूँ, जिसमें कोई कार्य होता है। किताब मेज पर रखी है तो किताब मेज पर रखी है, मेज पर कार्य होगा, मेज से या तो किताब हटाई जाएगी या फेंकी जाएगी या पढ़ी जाएगी, जो भी होगा मेज पर होगा। इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊं, एक बार में आपको समझ आ जाएगा। इसकी ट्रिक चलती है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध की अधिकरण में संबोधन। ये ट्रिक तो नहीं है यार, ये तो उल्टा आपके काम को कठिन कर रही है ना। तो थोड़ा सा और आसान करें इसको, थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल से समझें। राम ने रावण को मारा, अगर कर्ता के बाद ने आ रहा है यानी राम, तो वहाँ पर कर्ता कारक है। अगर जो हमें शब्द दिया है उसके बाद को आ रहा है यानी वो कर्म कारक है। अगर जो हमें शब्द दिया है उसके बाद से आ रहा है यानी वो कर्ण कारक है। अगर जो हमें शब्द दिया है उसके बाद के लिए आ रहा है या को आ रहा है तो वो संप्रदान कारक है। अगर हमें जो शब्द दिया है उसके बाद से आ रहा है तो वो अपादान कारक है। अगर जो हमें शब्द दिया है उसके बाद का या की आ रहा है तो वो संबंध कारक है। और अगर जो हमें शब्द दिया है उसमें उसके बाद में और पर आ रहा है तो वो अधिकरण कारक है। पहले 4 कारक याद रखो, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, राम ने रावण को मारा। मैं आपसे पूछूं राम कौन सा कारक है, तो राम के बाद ने आ रहा है यानी कर्ता कारक है, कर्ता के बाद ने आता है। राम ने रावण को मारा, तो रावण कौन सा कारक है, रावण को, रावण के बाद को आ रहा है यानी कि कर्म कारक है। राम ने रावण को धनुष से यानी धनुष के बाद से आ रहा है तो कौन सा, कर्ण कारक है। राम ने रावण को धनुष से सीता हरण का बदला लेने के लिए मारा। सीता हरण का कहाँ पर आता है हमारा, सीता हरण का, यानी ये संबंध कारक हो गया। ठीक है, आई होप सो चीज़ें क्लियर हो रही हैं तुमको। तो राम ने रावण को मारा, राम हमारा कर्ता कारक है क्योंकि इसके बाद ने आता है। आप ये देखो, जो भी शब्द आपसे पूछा गया उसके बाद क्या आ रहा है, ने आ रहा है, को आ रहा है, से आ रहा है, का आ रहा है, जो भी आ रहा है उस हिसाब से आप सिंपल लिख दो। ये चार्ट में आपको खाली पहले 4 याद कर लो। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, बस इतना याद करो, आपके मेन कर्ता कर्म कर्ण ही आते हैं मेनली। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट अविकारी शब्द। अविकार, हमने स्टार्टिंग में बोला था 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी अविकारी। अविकारी कौन होते हैं, जिनके अंदर कोई चेंज ना आए। जैसे धीरे धीरे कोई दौड़ रहा है तो चाहे लड़का दौड़ेगा वो भी धीरे धीरे दौड़ेगा, तब भी हम धीरे धीरे बोलेंगे। लड़की दौड़ेगी तो भी धीरे धीरे, शेर दौड़ेगा, जानवर दौड़ेगा, कोई भी दौड़ेगा, हम बोलेंगे धीरे धीरे ही दौड़ रहा है। तो धीरे धीरे में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो ऐसे शब्द जिनके अंदर कोई चेंज नहीं आता है, लिंग की वजह से, वचन की वजह से, किसी भी और चीज़ की वजह से, उनको हम बोलते हैं अविकारी शब्द या अव्यय। ठीक है, या अव्यय भी बोलते हैं इन्हीं को। और अव्यय के 5 प्रकार होते हैं जो बड़े आसान होते हैं, इनको हमें पढ़ना है, मैं तुरंत पढ़ा दूंगा, बड़े आसान है। अव्यय या अविकारी शब्द एक ही बात है, क्योंकि बुक में जनरली अव्यय करके यूज़ किया गया है, तो आप इनको अव्यय करके यूज़ करो। अव्यय के 5 प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात अविकारी शब्द। बड़े आसान है, इनको मैं एक एक करके अगर आपको बताऊंगा आप भी कहोगे कितने आसान है। विस्मयादि बोधक, ऐसे शब्द जिनको, ऐसे अव्यय जिनको हम यूज़ करते हैं एज अ सडन इमोशन। आप बोलते हो ना अरे ये क्या हुआ, तो यहाँ पे जो अरे है ये हमारा सडन इमोशन है। हाय वह चल बसा, मैंने बहुत खुशी से बोल दिया, ये रुक जाओ इसको थोड़ा सा और सैड बनाता हूँ। हाय वो चल, अरे हंसी नहीं जा रही एक तो यार, देखो सैड बना के बोलता हूँ, हाय वो चल बसा। तो हाय यहाँ पे क्या है हमारा, हाय हमारा यहाँ पे विस्मयादि बोधक है, क्योंकि ये सडन इमोशन दिखा रहा है, चाहे वो खुशी का दिखाए, दुख का दिखाए। वाह क्या खाना बनाए, तो वाह हमारा क्या है, विस्मयादि बोधक है। तो अव्यय क्या होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। इनमें पहला होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में क्या आता है, सडन इमोशंस आ जाते हैं। इनमें आपको कुछ भी याद नहीं करना, रटना नहीं है, ये सब चीज़ें पद परिचय पे जब हम जाएंगे आपको अपने आप आ जाएंगी याद, दिमाग में बताऊंगा कैसे आएंगी। ठीक है, उसके बाद क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने बोला वो दौड़ रहा है, तो दौड़ना यहाँ पे क्रिया है। अब मैं बोल दूँ वो तेज दौड़ रहा है, तो दौड़ने की विशेषता कौन बता रहा है, तेज, तो तेज हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, तो क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, और ये 4 टाइप के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। बिल्कुल इनके शब्द से ही समझो। अगर आपको किसी क्रिया विशेषण से स्थान का पता चले, जैसे यहाँ वहाँ कहाँ जहाँ, सामने नीचे ऊपर पीछे, तो ये स्थानवाचक है। अगर आपको समय का पता चले, मान लो किसी विशेषण में मैंने बोला परसों रेस हुई थी, परसों तेज रेस हुई थी, तो परसों एक तरीके का समय बता रहा है, आज रेस होगी, कल रेस होगी, तत्काल रेस होगी, परसों रेस होगी, नहीं होगी, सॉरी नहीं होगी रेस नहीं, ये तो मैं ज़्यादा इमोशंस में बह गया। ठीक है, तो जब भी आपको काल का पता चले, समय का पता चले, वहाँ क्रिया विशेषण कौन सा होगा, कालवाचक। जब आपको क्वांटिटी का पता चले, बहुत तेज लोग दौड़ रहे हैं, बहुत तेज, बहुत क्या है हमारा क्वांटिटी, बहुत धीमे लोग दौड़ रहे हैं, तो बहुत क्या है अगेन क्वांटिटी, अधिक मात्रा में लोग आए हैं, अधिक मात्रा, तो क्या है क्वांटिटी। सर कुछ खिलाओगे, तो यहाँ पे कुछ को अगर मैं पूछूं खाली विशेषण के रूप में, तो ये कौन सा विशेषण हो गया, परिमाणवाचक विशेषण। खिलाओगे हमारी क्रिया हो गई, और कुछ क्या है,
कुछ कौन सा है हमारा परिमाणवाचक, क्योंकि ये क्वांटिटी बता रहा है। आप खाली क्रिया विशेषण है इतना याद रखो, बाकी मैं सब आपको याद दिला दूंगा सवाल करते वक्त। रीतिवाचक में जिसमें प्रोसेस है, रीति का मतलब होता है प्रोसेस पता चले, जैसे वह धीरे धीरे दौड़ रहा है, वह तेज तेज दौड़ रहा है, तो धीरे धीरे क्या है, प्रोसेस है। वह खूबसूरती से, एक बहुत आपने क्रिकेट अगर देखा हो तो खूबसूरती से गेंद लहराती हुई स्टंप को लगी, तो खूबसूरती से गेंद लहराती हुई स्टंप को लगी, क्या है, एक प्रोसेस को दिखा रहा है। वह तेजी से दौड़ गया, वह अच्छे से काम करता है, तो अच्छे से, तेजी से, ये सब चीज़ें क्या बताती हैं हमारे, हमें बताती हैं बेसिकली, क्या बताती हैं, रीति बताती हैं, प्रोसेस बताती हैं। उसके बाद हम समुच्चय बोधक और संबंध बोधक भी देख लें। संबंध बोधक को हम बोलते हैं प्रपोजिशन। इंग्लिश में प्रपोजिशन से क्या पता चलता है, दो चीज़ों के बीच में रिलेशन पता चलता है। जैसे पहले बोलते थे ना, कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल या कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, तो इससे कैट और टेबल के बीच में रिलेशन पता चल रहा है ना, कि वो ऊपर है या नीचे। तो संबंध बोधक हिंदी में भी तो वही बताएगा। तो हिंदी में क्या होता है, संबंध बोधक से हमें किन्हीं भी दो वस्तुओं या दो संज्ञाओं के बीच में रिलेशन पता चलता है। जैसे विद्यालय के पास बगीचा है, विद्यालय और बगीचा दो संज्ञा है, और के पास ये जो शब्द है हमारा क्या कहलाएगा, संबंध बोधक है। मंदिर के सामने फूल खिले हैं, मंदिर के सामने, के सामने, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, तो के सामने यहाँ पर भी क्या है हमारा, इसको एग्जाम्पल में मत लिख कर आना, के सामने हमारा यहाँ पर भी क्या है। एक्चुअली पता, मैंने एक और पद परिचय की वीडियो बनाई थी 2 साल पहले, और मुझे लगता है बहुत रिलेटेबल होगी, क्योंकि आज भी बहुत रिलेटेबल चीज़ें मैं उससे बोल रहा हूँ। उस समय पर भी मैंने 2 साल पहले भी ये एग्जाम्पल दिया था कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, पर उस समय भी यही बोला था, ये लिख के मत आना। तो वैसा ऐसा नहीं है कि वो सेम मैंने यहाँ कॉपी करी है, बट इट जस्ट दैट 2 साल पहले वो पढ़ा था तो याद तो रहेगा, ठीक है। समुच्चय बोधक क्या होते हैं, समुच्चय बोधक जिनको हम यूज़ करते हैं दो या दो से अधिक उपवाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए। सूरज निकला, पक्षी बोलने लगे, इनको जोड़ना है तो सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, तो ये और क्या है हमारा, समुच्चय बोधक है, कनेक्टर है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चंस और आपके करते हैं सारे डाउट क्लियर। भूल जाओ जो संज्ञा में पढ़ा था, भूल जाओ जो सर्वनाम में पढ़ा था, भूल जाओ जो क्रिया में पढ़ा था, सब भूल जाओ। सवाल पे फोकस करते हैं, क्योंकि सबसे पहला सवाल है हमारा, दीपक बाजार जा रहा है। इसकी मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। पद परिचय में सवाल करना है तो एलिमिनेशन मेथड सीखना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेट करो ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे करोड़पति में होता है ना 50-50, तो जनरली यही होता है, जितने भी पद परिचय के सवाल है ना, उनमें आप पहली नज़र में ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। कैसे करेंगे देखते हैं। दीपक बाजार जा रहा है, दीपक संज्ञा है, सबको पता है। अब दीपक एक पर्टिकुलर इंसान का नाम है, तो कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, तो देखते हैं कहाँ कहाँ पर व्यक्तिवाचक दिया गया है, सिर्फ ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी में तो हमारा क्या हो गया, डन हो गया। लेकिन अब इसमें एक और बार जरा थोड़ा सा आगे देखेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन डी भी है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए और सी तो हमारा वहीं कैंसिल आउट हो गया। अब या तो ऑप्शन बी होगा या डी होगा। एलिमिनेशन मेथड का फायदा ये हो जाता है कि हमें ये आंसर के बहुत करीब ले जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा। तो पढ़ते हैं, दीपक बाजार जा रहा है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, डन है। जा रहा है यानी कि एक वचन है, अगर होता जा रहे हैं तो ये क्या हो जाता, बहुवचन हो जाता। दीपक बाजार जा रहा है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग क्यों है, क्योंकि जा रहा है, जा रही होता तो स्त्रीलिंग हो जाता। कर्ता कारक है, जा रहा है। अब आप इसमें कहोगे भैया कर्ता कारक कैसे आ गया, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं ना बेटा, जिसमें कोई आपको सिंपल से होते हैं, जिनमें आपको ये ट्रिक भी नहीं लगानी कि कर्ता ने कर्म को, अगर मैं बोलूँ राम खाना खाता है, तो इसमें तो ट्रिक नहीं लगानी भैया, इसमें तो तुमको दिख रहा है कार्य करने वाला कौन है, राम। इसमें तुम इसमें भी ट्रिक लगाने जाओगे क्या, दीपक बाजार जा रहा है, सीधा सीधा तो दिख रहा है इसमें दीपक बाजार जा रहा है, दीपक कार्य करने वाला है, तो दीपक क्या है, कर्ता कारक है, ठीक है। कल मेरे पापा दिल्ली गए, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला है। गए, गए हमारी क्रिया है, कौन सी क्रिया है, कर्मक, सकर्मक क्रिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं वीडियो बनाऊँ फंबल ना हो। सकर्मक क्रिया है, कर्मक क्रिया। पहले तो मैं फंबल होता था तो ट्रिम कर देता था, बट अब तो टाइम ही इतना नहीं मिलता, तो मैं करता हूँ चलो जाने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो गए, गए से क्या मतलब होगा, गए यानी क्रिया है हमारी। अकर्मक है या सकर्मक, ये पहचानते कैसे हैं, अकर्मक सकर्मक पहचान। अब देखो आपको ये सब शब्द याद नहीं रखने जो मैंने पढ़ाए थे, सकर्मक अकर्मक पुल्लिंग एक वचन, ये शब्द आपके ऑप्शन में लिखे आएंगे, कुछ आपको याद ही नहीं रखना। आपको तो बस कॉन्सेप्ट याद रखना है जो आप समझ चुके हो मेरी वीडियो से अभी, और आप एक और बार इसी को देख लेना तो अगेन समझ जाओगे। गए क्या होती है, सकर्मक है या अकर्मक क्रिया है। मैंने बताया था ये पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिया के पहले क्या या किसको लगा कर देख लेते हैं। क्या गए, किसको गए, कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी ये क्या है, हमारी अकर्मक क्रिया होगी। तो अगर ये अकर्मक क्रिया होगी तो हम इसमें ऑप्शन एलिमिनेट कर दें, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, तो या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो अब ऑप्शन सी और डी में से कौन सा हो सकता है, तो हम आगे का पढ़ लेते हैं। एक वचन है या बहुवचन है, तो गए एक वचन है या बहुवचन है, तो देखते हैं भैया सेंटेंस क्या कह रहा है। क्या मेरे पापा दिल्ली गए, पापा के बारे में बात हो रही है, पापा दिल्ली गए, तो पापा तो एक वचन होगा ना, एक इंसान के बारे में बात हो रही है,
तो ये एक वचन होगा। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जनरली हम लोग कोशिश क्या करते हैं ना, पूरा सवाल एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। पूरा सवाल एक साथ मत देखो, वो चीज़ें पहले देखो ऑप्शन के अंदर जो चीज़ें तुम्हें आती हैं, जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग तुम पहचान लोगे, वचन तुम पहचान लोगे, संज्ञा पहचान लोगे, क्रिया कर्मक सकर्मक मैंने तुम्हें पहचानना सिखा दिया। इसमें क्या होगा, मान लो उनमें से कोई एक ऑप्शन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहा है, लेकिन तुम्हें बाकी सब चीज़ें समझ में आ गई, यानी कि ये वाला सही है, तो टिक करके आगे बढ़ जाओगे। वाह कितना सुंदर मोर है। वाह मैंने बताया था, वाह क्या है, एक सडन इमोशन है कि वाह कितना सुंदर मोर है। तो वाह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अव्यय है। अव्यय कौन होते हैं, अविकारी शब्द जिनके अंदर कोई चेंज ना है। अब ये कौन सा अव्यय है ये हमें बताना पड़ेगा। तो अव्यय है तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन कट हो गए, ऑप्शन सी कट हो गया, ठीक है। और हमें ये भी पता चल गया कौन सा वाला है, विस्मयादि बोधक, यानी जिसमें सडन इमोशन दिखते हैं, तो ऑप्शन बी भी कट हो गया। अब हमारे पास है ऑप्शन ए या ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में लिखा है ये अव्यय है, विस्मयादि बोधक है, शोक सूचक, शोक का मतलब होता है जो दुख को दिखाता है, और ऑप्शन डी में लिखा है हर्ष सूचक, हर्ष का मतलब होता है जो खुशी को दिखाता है। तो वाह कितना सुंदर मोर है, ये दुखी होने वाली स्टेटमेंट है, ये प्यारी स्टेटमेंट है, या खुशी होने वाली स्टेटमेंट है। तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी। हम राष्ट्रभक्तों को सम्मान, हमें सॉरी 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 मैं गलत पढ़ रहा हूँ हिंदी, ठीक है। हमें राष्ट्रभक्तों का सम्मान करना चाहिए, मैं गलत पढ़ रहा था, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। हमें राष्ट्रभक्तों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान क्या है हमारा, अब आपसे ये नहीं पूछेगा सम्मान संज्ञा है सर्वनाम है, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। तो जिसको संज्ञा सर्वनाम पहचानना नहीं आता, इट्स ओके, आपको पहले से ऑप्शन में देगा कि उस हिसाब से बताओ आप क्या है, आपको खुद से कुछ नहीं लिख के आना। तो सम्मान में आपको पहले से बता दिया गया कि संज्ञा तो होगी, अब आपको ये बताना है कौन सी संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी, सम्मान एक भावना है, तो ये भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन इसमें हो सकता है, इसमें ऑप्शन ए नहीं हो सकता, जातिवाचक नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी अल्टीमेटली हमारा हो जाएगा। मैक्सिमम केसेस में, मैंने प्रीवियस ईयर भी देखे हैं, मैक्सिमम केसेस में पहले ही आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं अगर आप बेसिक नॉलेज इस्तेमाल कर लो, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की, ये सवाल मैंने बहुत बार पढ़ाया है। मुंशी प्रेमचंद क्या है, संज्ञा है, ये आपको पता है। कौन सी संज्ञा है, पर्टिकुलर इंसान का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और गोदान की रचना की, अब मुंशी प्रेमचंद के बारे में सब जानते हैं, पुल्लिंग है यार, ठीक है। अब इस इधर इधर भी गलती मत कराना कि स्त्रीलिंग लिखा है, ठीक। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन होंगे, ए और डी तो नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने, कर्ता ने, तो जिसके बाद ने आ रहा है यानी कि वो व्यक्ति का है, कर्ता कारक है, सिंपल सी बात है। या फिर सिंपल सी बात है, किसने रचना की, मुंशी प्रेमचंद ने रचना की, कार्य करने वाला कौन है, ये एक बेसिक सा सेंटेंस था, तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। तो मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की, तो मुंशी प्रेमचंद हमारे कर्ता कारक होंगे, क्यों, क्योंकि कर्ता ने। अगर मैं आपसे गोदान के बारे में पूछता, गोदान की रचना की, तो गोदान की रचना की यानी गोदान पे काम किया गया, तो गोदान हमारा कर्म कारक होता, ठीक है। जिस पर काम किया जाता है वो कर्म कारक है, जो कार्य करता है वो कर्ता कारक है, सिंपल सी बात है। लाल गुलाब देखकर मेरा मन खुश हो गया, लाल गुलाब आप में से कोई भेज दे तो मजा ही आ जाएगा, मेरा भी मन खुश हो जाएगा पेपर के बाद, ठीक है। चलो, लाल गुलाब क्या है, लाल हमारा विशेषण है, सबको पता है। अब आपको नहीं पहचानना ये विशेषण है, क्रिया है, कुछ नहीं पहचानना, सवाल में लिख के दिया है उसने विशेषण है, आपको पहचानना है कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो दिमाग में जरा भी कंफ्यूजन मत लाओ कि मुझे पहचानना नहीं आ रहा, तुम्हें पहचानना ही नहीं है क्योंकि पहले से दिया है। विशेषण है, कौन सा विशेषण है, लाल क्या होता है, क्वालिटी है, यानी गुणवाचक विशेषण है, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अगर यहाँ 4 लाल गुलाब होते और 4 को पूछा होता तो संख्यावाचक हो सकता था, तो पहला ऑप्शन तो कट हो गया। ऑप्शन सी भी कट हो गया क्योंकि ऑप्शन सी में लिखा है परिमाणवाचक, परिमाण से हमें क्वांटिटी पता चलती है, या तो क्वांटिटी की बात हो ही नहीं रही है, तो ऑप्शन या तो बी होगा या ऑप्शन डी होगा। तो हम अब आगे की चीजें देखते हैं। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, यहाँ पर बात फंसेगी। तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसको पता करने के लिए हम देखेंगे बाकी का सेंटेंस को। लाल गुलाब देखकर मेरा मन खुश हो गया, जनरली ये सेंटेंस अगर तुम दिमाग लगाकर देखोगे तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। क्यों, क्यों ऐसा है कि ये पुल्लिंग हो जाएगा, दिमाग लगाओ, खुश हो गया, इस हिसाब से दिमाग लगाओ, ठीक है। तो लाल गुलाब देखकर मेरा मन खुश हो गया, एक जनरल वे में बोलो कि एक ये स्टेटमेंट एक पुल्लिंग से ही आपको सुनने को मिलेगी जनरली। इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा मैं मानता हूँ, थोड़ा सा आप कंफ्यूज जा रहे होगे क्योंकि हो गया से ऐसा कोई खास पता नहीं चलता, लेकिन एक सिंपल टोन में बोल के देखो, लाल गुलाब देखकर यार मेरा मन खुश हो गया। और अगर लड़की बोलेगी वाह लाल गुलाब कितना सुंदर था, वो इस तरीके से बोलेगी ना, तो लाल गुलाब देखकर मेरा मन खुश हो गया, ठीक है। मैं ऐसे लड़का लड़की नहीं कर रहा हूँ, भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, बट समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। एक बार, राखी से मैं कल यहीं मिला था, मिला था यानी क्रिया हो गई। क्रिया कौन सी क्रिया है, अब क्रिया कौन सी क्रिया है, अकर्मक सकर्मक, ये कैसे पहचानते हैं, क्या या किसको लगाकर देख लो पहले। क्या मिला था, कोई बात बन रही है, नहीं बन रही, किसको मिला था,
ये एक प्रॉपर सवाल है। किसको मिला था, यानी कि ये कौन सा हो गया हमारा सकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया में क्या या किसको लगाने से पहले हमें एक प्रॉपर सवाल बन के मिलता है वो सकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता, अल्टीमेटली ऑप्शन बी हमारा इज द राइट आंसर, दैट इज सकर्मक क्रिया। और इसी तरीके से सवाल करे जाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं आसान सवाल लेकर आ गया हूँ। ये वो सवाल नहीं है जो बिल्कुल आसान से लेकर आता हूँ। आसान सवाल लाने होते तो मैं ले आता, बिल्कुल सिंपल हो, पूछता बता दो इसमें संज्ञा कौन सी है या बता दो इसमें सर्वनाम कौन सा है। आसान सवाल मैं सिर्फ एक दो रखता हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप बना रहे, ठीक है। कबीर नीरजा के लिए किताब लाया, कबीर नीरजा के लिए किताब लाया। तो किताब क्या है हमारी, सबसे पहली बात तो संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? ये है जातिवाचक संज्ञा। अगर वो किताब का नाम बोल देता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती, पर्टिकुलर एक किताब। तो कबीर नीरजा के लिए किताब लाया, तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है। अब इसमें कर्म कारक होगा या कर्ण कारक होगा? कर्म कारक और कर्ण कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण के, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये आपने सुना है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। मुझे ऐसा लग रहा है मैं नहीं भूल गया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो आपको थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। तो इसमें कौन सा कारक होगा, किताब लाया के लिए, किताब लाया के लिए, जिसके लिए कार्य किया गया, यानी कर्ण, थर्ड पार्ट, जिसके लिए कार्य किया गया वो होता है हमारा कर्ण कारक, जातिवाचक संज्ञा। कर्ता जिसने कार्य किया, जिस पर कार्य किया गया वो कर्म हो गया, और जिसके लिए कार्य किया गया वो कर्ण हो गया। सिंपल बन रहा है ना। अब तो कारक में कंफ्यूज नहीं हो रहे ना, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना। आज हमारी परीक्षा होनी है, आज क्या है हमारा विशेषण है। ये आसान सा सवाल नहीं लग रहा होगा ना आपको, पर ये सवाल पेपर में आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्यों? क्योंकि ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, पेपर से उठा के लाया हूँ मैं, ऐसे मन से नहीं बना। आपको क्या लगता है मैं हिंदी का प्रोफेसर हूँ जो ऐसे मन से सवाल बनाने बैठ जाऊँगा? भाई मैं हिंदी के सवाल ववाल नहीं बना पाता, मैं कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, ठीक है। तो आज हमारी परीक्षा होनी है। आज क्या है हमारा, इसमें पहले से दिया गया है कि होगा तो क्रिया विशेषण ही होगा। पहले से बोला है कि होगा तो क्रिया विशेषण होगा। अब कौन सा होगा, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक होने के लिए क्वांटिटी होना जरूरी है, आज का मतलब कोई क्वांटिटी से नहीं है। स्थानवाचक होने के लिए स्थान का पता होना जरूरी है। अगर ये लिखा होता आज यहाँ होगा तो यहाँ हमारा क्या हो जाता, बात बन जाती। लेकिन कालवाचक होने के लिए मैं काल यानी समय का पता चलना जरूरी है कि आज, कल, परसों, तत्काल, थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण है। वे बहुत अच्छे लोग हैं, वे क्या है हमारा, वे इसमें अब पहले से दिया गया है कि वे हमारा होगा तो सर्वनाम होगा। हमें बताना है कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक, निश्चयवाचक, अन्य पुरुषवाचक और अनिश्चयवाचक। निजवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जो हम अपने लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी अपने लिए बोला तो अपने क्या है मेरा निजवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम मैंने बताया था जिनको हम किसी एक प्रॉपर एग्जैक्ट चीज को रेफरेंस करने के लिए यूज करते हैं। अन्य पुरुषवाचक और अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिनमें हम एक वस्तु की ओर संकेत तो करते हैं पर कोई डेफिनेट संकेत नहीं करते हैं, डेफिनेट इशारा नहीं करते हैं। ऐसे बोलते हैं पद की कौन है भाई, कोई है, कोई है, कुछ है। तो ये कुछ, कोई, ये सब चीज़ें क्या है, इसमें कोई डेफिनेट चीज़ पता नहीं चल रही, तो अनिश्चयवाचक है। तो वे क्या होता है, वे बहुत अच्छे लोग हैं। अगर मैं और आप बात कर रहे हैं तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, मैं कैसे बोलूँगा, वे बहुत अच्छे लोग हैं। यानी मैंने आपको बोला वे बहुत अच्छे लोग हैं, यानी वे कौन हो गए हमारे, थर्ड पर्सन। दिमाग लगाया, समझ में आया? तो वे हमारे क्या हो गए, थर्ड पर्सन। यानी इसमें क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सिंपल सी बात थी यार। ये मैंने डायरेक्ट तुरंत इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहता था, वरना मुझे तो डायरेक्ट भी दिख रहा था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो आपको एक एक दो दो चीज़ें वो देख लेनी है जो आसान सी है, और उन्हीं को देख के आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे और आंसर के बहुत करीब पहुंच जाओगे, समझे। और बात तो फिर एट द एंड ऑफ द किस्मत की होती है। हमारे हाथ में मेहनत है, हम अच्छे से मेहनत करके जाएंगे। अगर किस्मत में होगा अच्छे तगड़े नंबर लाना तो वो सवाल आते हैं जो बड़े आसान से होते हैं, जो आपको आते हैं। और नहीं होगा, मुहावरे में है, बच्चे बोल रहे हैं मुहावरे पढ़ा दो। कौन से मुहावरे पढ़ा दूँ मैं भाई? 4 मुहावरे होते तो पढ़ा देता, 400 मुहावरे होते तो पढ़ा देता। 4000 मुहावरे हैं, उसमें से 4 आने हैं। मान लो मैंने 4000 भी पढ़ा दिया, 4 नहीं आए, फिर क्या? इट्स ऑल अबाउट किस्मत, मुहावरे की किस्मत। जो सच बोलता है उसे अच्छा फल मिलता है। जो क्या है हमारा यहाँ पे, अब जो हमारा यहाँ पे क्या है हमें खुद से पता नहीं करना, सर्वनाम है, ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। अब कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक। चारों ऑप्शन में संबंधवाचक लिखा गया है। तो अब हम कैसे इसमें पता करें, जो सच बोलता है उसे अच्छा फल मिलता है, तो चारों ऑप्शन में संबंधवाचक। तो एलिमिनेशन कैसे लगाएंगे यहाँ पे बताओ। जो सच बोलता है उसे अच्छा फल मिलता है, जो सच बोलता है, सच बोलता है। अगर मैं बोलता जो सच बोलती है तो जो हमारा स्त्रीलिंग बन जाता। अगर मैंने बोला जो सच बोलता है तो जो हमारा पुल्लिंग हो गया। यानी कि ऑप्शन डी तो नहीं होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन सी हो सकता है, और उसके आगे जो सच बोलता है, बोलते हैं नहीं, बोलता है, बोलता है यानी एक वचन, वन पर्सन, ठीक है। तो जो सच बोलता है यानी हमारा ऑप्शन सी अभी तक बिल्कुल सही जा रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि संबंध बता रहा है इसमें, और पुल्लिंग हो रहा है, ये भी सही जा रहा है। एक वचन, ये भी सही जा रहा है। अब कर्ता कारक बोला इसने, कर्ता कारक है कि यहाँ पर कार्य करने वाला कर्ता है,
बिल्कुल करता है, जो सच बोलता है, जो सच बोलेगा वही तो कार्य करने वाला हो गया ना, हो गया आपका। वही देखो चीता तेज तेज दौड़ दौड़ रहा है मैंने लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। हिंदी में टाइपिंग में बहुत ऐसे होता है यार, लेकिन आप लोग टाइपिंग मिस्टेक विस्टेक कुछ मत करना, आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ तो ऐसा है, लैपटॉप से मैं लिख रहा था तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी, हिंदी में स्पेशली हो जाते हैं, खैर इंग्लिश में भी हुई है सॉरी। वह देखो चीता तेज तेज दौड़ रहा है। पता है एक चीज़ हुई है पिछले कुछ दिनों में, सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम, कि पहले मैं इतना ओपन अप नहीं हो रहा था वीडियो में, जब भी कहीं पर थोड़ी बहुत गलती होती थी मैं उसको ट्रिम कर देता था। आई वॉन्टेड टू बी परफेक्ट काइंड ऑफ थिंग, कि जब वीडियो देखे तो सबको ऐसा लगे कि हाँ बिल्कुल टू द पॉइंट क्रिस्प हो रहा है। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अगर कहीं कट भी होता है ना तो बिल्कुल चीज़ों को रॉ रखता हूँ, कि जैसा है वैसा मैं दिखा दे रहा हूँ, कि जो मेरे मन में उसमें आ रहा है वैसा मैं कर दे रहा हूँ। तो वो इसलिए हो पाया क्योंकि मैं ओपन अप हो पाया। आप लोगों ने बहुत ही कंफर्ट जोन दिया है मुझे, आप सब जो एज एन ऑडियंस जुड़े हो ना मेरे साथ लास्ट 1 मंथ में, उन्होंने बहुत ही कंफर्ट जोन दे दिया है कि अब मैं लाइव आ जाता हूँ बिना सोचे समझे, बिना कुछ ख्याल किए, और मैं बात कर पाता हूँ जब भी करनी होती है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर मी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। ओके, तो बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मुझे याद आया स्लाइड को देख के, आज तो हिंदी का पेपर है तो बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा तुम सबका, ठीक है। वह देखो चीता तेज तेज दौड़ रहा है, तेज तेज ये क्या होता है, तेज तेज क्या होता है बताओ भैया। तेज तेज हमारे पास 4 ऑप्शन है, अव्यय रीतिवाचक संज्ञा, अव्यय रीतिवाचक क्रिया विशेषण, पुल्लिंग रीतिवाचक सार्वनामिक विशेषण, पुल्लिंग विशेष रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये अगेन वैसा हो गया, धमाल मूवी में नहीं है वो साउथ का बंदा अपना नाम बताता है, डन 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 डन, ऐसा कुछ नाम बताता जाता है कि गोवा तक पहुँचते पहुँचते नाम बताता रहूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा इसका आंसर, तेज तेज क्या होता है, अविकारी शब्द है यानी अव्यय शब्द है, यानी इसका आंसर या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। अब कौन सा अव्यय है बताओ, संज्ञा तो ये नहीं है, तो ये है तो क्रिया विशेषण। अब कौन सा क्रिया विशेषण है, वैसे तो हम आंसर तक पहुंच गए कि ऑप्शन बी होगा, लेकिन कौन सा क्रिया विशेषण है, तेज तेज का मतलब होता है जो हमें प्रोसेस बताए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने सिंपल एक एनालाइज किया कि तेज तेज क्या है, हमारा एक अव्यय है, अविकारी शब्द है, तो और हमारा काम बन गया। यह पुस्तक मेरी है, मैं इसे पढ़ सकता हूँ, मैं इसे पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ क्या होगा, पढ़ सकता हूँ क्रिया है, अकर्मक है सकर्मक है, कैसे पता लगाएंगे, क्या पढ़ सकता हूँ, किसको पढ़ सकता हूँ, तो इन दोनों में से क्या पढ़ सकता हूँ, ये मीनिंगफुल सेंटेंस है, क्या पढ़ सकता हूँ। ओके फाइन, पढ़ लो भाई, बिल्कुल पढ़ लो, सिंपल है। तो ये हमारी कौन सी हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। सकर्मक अकर्मक आई थिंक सो अब तो क्लियर हो ही गई होगी। तो सकर्मक क्रिया हो गई, यानी ऑप्शन कौन कौन सा हो सकता है भाइयों बहनों, ऑप्शन हमारा हो सकता है या तो फर्स्ट वन होगा या थर्ड होगा या फोर्थ होगा, ऑप्शन 2 तो नहीं होगा। अब उसमें हम देखते हैं पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, सकती हूँ नहीं, पढ़ सकता हूँ, तो पुल्लिंग होगा, तो पुल्लिंग होगा तो ऑप्शन या तो ए होगा या डी होगा, थर्ड ऑप्शन भी खट गया। सकता हूँ बोला है तो वचन कौन सा होगा, कर सकता हूँ, यानी एक वचन होगा, तो यानी ऑप्शन डी भी कट गया, क्या बचा हमारे पास, ऑप्शन ए बचा, सकर्मक क्रिया पुल्लिंग एक वचन। अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो अब तुम्हें लग रहा होगा चीज़ें कितनी आसान होती जा रही है, एंड मेरे से बिलीव में मौका बना तो मैं एक शाम में वीडियो ला दूंगा, इस पर और सवाल कराऊंगा, ठीक है। अगर मौका बना तो ज़रूर ज़रूर, ठीक है। थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें, बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप में से कई लोग बोलते हो ना कि वीडियो भैया जल्दी ले आओ, मैं बहुत 110% कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी लाने की, बट टाइम लग जाता है क्योंकि आई वॉन्ट कि जब वीडियो आए तो बिल्कुल इतनी क्रिस्टल क्लियर होकर आए कि चीज़ें आपको फिर कंफ्यूज ही ना करें, ठीक है। जल्दी करो वे सब आते होंगे, वे सब आते होंगे, जल्दी करो वे सब आते होंगे, सिंपल है। ये सर्वनाम है, ये आपको पता है कौन सा सर्वनाम है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलूँ सिंपल, सब कुछ छोड़ो, ये उत्तम पुरुष है, मध्य पुरुष है या अन्य पुरुष है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, वे सब, वे सब मतलब वे सब, मैं अगर आपसे बात करूँ तो बोलो वे सब आते होंगे, जल्दी करो वे सब आते होंगे, यानी तीसरे के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या हो गया हमारे अन्य पुरुष है। ये मैंने बताने के लिए बोला, अब वापस देख लेता है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, यानी ऑप्शन सी और डी तो कट जाता है, ऑप्शन डी होगा या ऑप्शन ए होगा। अब कौन सा सर्वनाम होगा, अन्य पुरुष, ये भी आपको पता चल गया। वे सब यानी कि बहुवचन, एक बंदा नहीं है। अगर एक बंदा होता तो हम बोलते जल्दी करो वो आता होगा, लेकिन हमने बोला जल्दी करो वे सब आते होंगे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदे यानी बहुवचन। पुल्लिंग है, ठीक है, क्योंकि हमने बोला वे सब आते होंगे, अदरवाइज हम बोलते वे सब आती होंगी, ठीक है। और कर्ता कारक है, कर्ता कारक ये तो सिंपल है, जल्दी करो वे सब आते होंगे, क्योंकि वे सब पे मेन फोकस है, जल्दी करो थोड़ी ना कोई कारक है, यहाँ पे मेन फोकस वे सब पर है। लेकिन अगर आप पुल्लिंग तक ही पहुंच गए, मान लो अभी भी आपको कारक कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप पुल्लिंग तक ही पहुंच गए तब भी तो आपका आंसर निकल गया ना मैक्सिमम, तो बात बन जाएगी। हम आज भी देश पर प्राण न्यौछावर करने हेतु तैयार रहते हैं, रेखांकित पद का पद परिचय है। हम क्या है, हम सर्वनाम है, ठीक है, पता चल गया कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, हम हमारे लिए यूज करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम है और उत्तम पुरुष है, हम यानी वी। अगर मैं बोलूँ मैं आज भी या हम आज भी, तो ये क्या है हमारे, मुझको आज भी, हमको आज भी, ये सब हमारे सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है और फर्स्ट पर्सन है, उत्तम पुरुष है। इतनी हिंदी तो मैंने नहीं पढ़ी, मेरे घर वाले मुझे ताने देते हैं, अपनी 10th में पढ़ लिया होता है इतना तो क्या नेक्स्ट लेवल नंबर आए होते हैं, ठीक है।
मुझे बहुत अभी ताने मिलते हैं जब मैं इसे पढ़ता हूँ कि अगर अपनी 10th में पढ़ा होता तो नेक्स्ट लेवल होते तुम। अपनी 10th में कौन पढ़ता है यार, अपनी 10th में तो मस्ती करते हैं सब। तो इसमें क्या क्या आंसर हो सकता है हमारा, 3 ऑप्शन हो सकते, 3 ऑप्शन है, पुरुषवाचक पुरुषवाचक पुरुषवाचक। कौन सा पुरुष है इसमें, मध्यम पुरुष है, नहीं मध्यम पुरुष नहीं है। और इसमें उत्तम पुरुष है, हाँ उत्तम पुरुष हो सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन सी में ही उत्तम पुरुष लिखा है और कहीं तो उत्तम पुरुष लिखा ही नहीं है। दिल्ली के निकट कई नगरों में वीर सैनिक रहते हैं, वीर सैनिक रहते हैं। वीर, वीर क्या है, एक नाम नहीं हो रहा है यहाँ पे, वीर सैनिक यानी वीरता, यानी एक विशेषता है, ठीक है। और ये कैसी विशेषता है, ये क्या कोई क्वांटिटी बता रही है, नहीं, तो ये परिमाणवाचक नहीं होगा। क्या ये कोई स्थान बता रही है, नहीं, तो ये स्थानवाचक नहीं होगा। क्या ये कोई गुण बता रही है, हाँ, वीरता होना एक गुण है, वीर होना एक गुण है। तो या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा। अब वीर सैनिक रहते हैं, वीर सैनिक रहते हैं, अब इसमें क्या बनेगा भाई, वीर सैनिक में एक वचन होगा या बहुवचन, बताओ। अगर हम देखने जाएंगे वचन के लिए सेंटेंस को, तो मैंने बोला वीर सैनिक रहता है, नहीं बोला, मैंने बोला वीर सैनिक रहते हैं, यानी कि रहते हैं, यानी कि बहुवचन पे जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वचन हो गया, वचन हो गया, लिंग हो गया, ये सब हमारी क्रिया को देखकर आप बता देते हो कि रहते हैं, रहती है, इनसे आप डिसाइड करते हो इन सब चीज़ों को, यानी क्रिया पे बहुत हद तक चीज़ें निर्भर करती हैं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। और मैम विशेषण में आपको एक चीज़ बताई थी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा भी गया है कि विशेष क्या है, सैनिक, सैनिक की विशेषता बताई जा रही है। राधिका ने आपको बुलाया, आपको क्या होता है बताइए, बताओ भाई बताओ। राधिका ने आपको बुलाया, मान लो कोई इंसान आता है आपके पास और आपसे बोले राधिका ने आपको बुलाया, यानी आप कौन हुए, सेकंड पर्सन हुए, ठीक है। और राधिका जिसने बुलाया है वो अलग छोड़ दो, लेकिन आपको बुलाया है तो आप क्या हुए, 2 लोग हैं, आप ये हो, एक इंसान आता है और आपको बोलता है राधिका ने आपको बुलाया, तो आप हो सेकंड पर्सन। सिंपल है, सेकंड पर्सन यानी कि कौन से पर्सन, बताओ कौन से पर्सन, मध्यम पुरुष। सिंपल सी बात है, हिंदी में तो मैं भी भूल जा रहा हूँ, सेकंड पर्सन तो बहुत तुरंत याद हो जाता है, मध्यम पुरुष, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए नहीं होगा प्रथम पुरुष, ऑप्शन डी नहीं होगा और ऑप्शन बी भी नहीं होगा, निजवाचक भी नहीं होगा। निजवाचक होता कब, जब मैं खुद को ही बोलता कि राधिका ने मुझको बुलाया है। अगर मैं ये बोलूँ राधिका ने मुझको बुलाया है, तो यहाँ पर मैंने अगर मुझको बोला तो मुझको हमारा निजवाचक है, क्योंकि मैंने अपने लिए यूज़ किया। बट यहाँ पर कोई और आके आपको बोल के गया राधिका ने आपको बुलाया, तो ये आपको है, वो कौन है, वो एक तरीके से आपको रिस्पेक्ट दे रहा है कि आपको बुलाया। या फिर बोलता राधिका ने तुझे बुलाया, चल, ऐसे भी बोल सकता था। तो तुझे भी क्या हो जाता हमारा, तुझे भी हमारा मध्यम पुरुष ही कहलाता। रेखा नित्य दौड़ने जाती है, अब नित्य क्या है हमारा, अब रेखा नित्य दौड़ने जाए, चाहे कोई भी नित्य दौड़ने जाए, नित्य नित्य ही रहेगा, सिंपल सी बात है। और नित्य क्या होता है हमारा, नित्य एक तरीके की प्रोसेस बताता है कि डेली डेली जाते हैं, नित्य जाती है। तो नित्य हमारा क्या है, क्रिया विशेषण है। ऑप्शंस को हम चेक करते हैं। गुणवाचक विशेषण, नहीं भैया गुणवाचक विशेषण नहीं ना हो सकता। उसके बाद रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एक वचन पुल्लिंग, दौड़ने जाता है, क्रिया की विशेषता, पुल्लिंग नहीं होगा ना, रेखा तो दौड़ने जाती है, तो ऑप्शन बी भी हट जाएगा। तो अब या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। तो ऑप्शन सी और डी में से कौन सा लेंगे, स्थानवाचक हो सकता है, स्थान थोड़ी ना पता चल रहा है नित्य में हमें, लेकिन काल पता चल रहा है, समय पता चल रहा है, नित्य का मतलब रोज रोज, ठीक है। तो रेखा नित्य दौड़ने जाती है, तो आप में से कोई इसका पीछे करने नहीं जाएगा, लेकिन नित्य से हमें क्या पता चल रहा है, डेली दौड़ने जाती है रेखा वहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये हो जाते हैं आपके पद परिचय के सारे सवाल खत्म, एंड आई होप सो पद परिचय आपका क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अ वेरी न्यू टॉपिक। आई डोंट नो नेक्स्ट वीडियो में वेरी न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे या इसी के सवाल करा रहा हूँ, बट अब पद परिचय आपका कंप्लीट है। मोस्ट डिमांडिंग वीडियो थी और मुझे लगता है ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी। अभी भी क्लियर नहीं हुई है तो आ जाओ टेलीग्राम पे, वहाँ बता दूंगा जितनी हेल्प कर पाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एवरीवन। इंस्टाग्राम पे ज़रूर कनेक्ट हो जाओ मेरे से, अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक डाल दूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा मन नहीं है आप लोगों को छोड़ने का। इतना अच्छा कनेक्ट बिठा दिया ना आप लोगों ने, तो मन सा नहीं हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ बोर्ड एग्जाम हमेशा चलते रहे, मैं पढ़ाता रहूँ, ऐसे लाइव आता रहूँ, आपसे बात होती रहे, बट ऐसा नहीं हो सकता। तो इट्स ओके, हम इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाते हैं। तो चलो बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर और बढ़िया से पढ़ाई करो। गुड बाय।